नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के बीते 2 कारोबारी सत्रों में ही 10.73 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2 सत्रों के दौरान सेंसेक्स में 1647 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को ही 874 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार 59,330 अंकों पर बंद हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप में तो बड़ी गिरावट दर्ज की गई और कंपनियों के लोअर सर्किट लग गए। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह के शेयरों की बिकवाली का दौर शुरू हो चुका है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं और इसके कारण उनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अरबपति गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे दौलतमंद शख्स के पायदान से फिसलकर अब 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद उनकी कंपनियों की बाजार पूंजी में बुधवार से 48 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया गया है। फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी 2023 तक उनकी यानी कि आज के दिन उनकी कुल संपत्ति 96.5 बिलियन डॉलर थी। अडानी जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, अब उनकी जगह पर अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस आ गए हैं और अडानी अब दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि अडानी अभी भी एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से वो आगे बने हुए हैं। अडानी समूह के शेयरों के दाम शुक्रवार को धड़ाम हो गए। हाल ये हो गया कि अडानी समूह की सभी कंपनियों के शेयर पर लोअर सर्किट लग गए। समूह ने शुक्रवार को शेयर बाजार में लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खो दिए। इससे पहले बुधवार को अडानी के शेयरों में गिरावट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को बाजार बंद रहे थे। बुधवार का ये वही दिन था जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में उसने अडानी समूह पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी समूह एक स्टॉक में खुलेआम हेरफेर करने और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल था। हिंडनबर्ग रिसर्च के इस आरोप पर अडानी समूह ने कहा है कि दुर्भावनापूर्ण, निराधार, एक तरफा और उनके शेयर बिक्री को बर्बाद करने के इरादे से ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इसने कहा कि अडानी समूह आईपीओ की तरह ही फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ ला रहा है और इस वजह से एक साजिश के तहत कंपनी को बदनाम किया जा रहा है। हम कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि वो इसका स्वागत करेंगे और अपनी रिपोर्ट पर कायम है। कांग्रेस ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद आरबीआई और सेबी से जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों पर स्टॉक में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि इसको बदनाम करने के लिए किया गया है। इससे अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बहरहाल इन्हीं आरोपों के बीच कांग्रेस ने ट्वीट कर इस मामले की जांच की मांग की। कांग्रेस ने कहा है कि एक राजनीतिक दल को आमतौर पर एक हेज फंड द्वारा तैयार की गई एक व्यक्तिगत कंपनी या व्यावसायिक समूह पर एक शोध रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के फॉरेंसिक विश्लेषण पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अडानी समूह कोई सामान्य समूह नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ तब से जुड़ा हुआ है जब वो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने बयान में कहा कि इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा कंपनी और भारतीय स्टेट बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों के अडानी समूह से जुड़ाव का वित्तीय स्थिरता और उन करोड़ों भारतीयों के लिए नेतार्थ है। बता दें कि 2 दिन पहले ही अमेरिका की जानी मानी निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर स्टॉक बाजार में हेरफेर करने का एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। इसने कहा कि अडानी समूह एक स्टॉक में खुलेआम हेरफेर करने और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर के बनिहाल से आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही सुरक्षा में चूक के कारण इसको रोकना पड़ा। दोपहर में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा यात्रा में सुरक्षा चूक का आरोप लगाए जाने के बाद इसे काजीकुंड में 20 मिनट के लिए रोक दिया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए यहां से आगे राहुल गांधी को कार से आगे ले जाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब राहुल गांधी ने श्रीनगर जाते समय बनिहाल सुरंग पार की तो एक बड़ी अप्रत्याशित भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि भीड़ को संभालने वाले पुलिसकर्मी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। सुरंग से बाहर निकलने के बाद पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई। मेरी सुरक्षा टीम को असहजता का सामना करना पड़ा। मुझे अपनी पैदल यात्रा रोकनी पड़ी क्योंकि मैं अपने सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ नहीं जा सकता।
कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सुरक्षा कर्मियों को अचानक हटाने को भीड़ का मैनेज न कर पाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि यात्रा को आगे सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। नेताओं ने कहा कि जब तक उन्हें आगे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती तब तक वो यात्रा नहीं करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि आगे सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, ऐसे में हम राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दे सकते। अगर वो आगे जाना भी चाहते हैं तो हम ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को यहां आकर उनकी सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। यात्रा तब आगे बढ़ेगी। सुरक्षा हटाने का आदेश किसने दिया? जिम्मेदार अधिकारियों को इस चूक के लिए जवाब देना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि राजनीति अपनी जगह है, पर कश्मीर घाटी में राहुल गांधी की सुरक्षा से खिलवाड़ करके सरकार ने अपने निम्नतम से निम्नतम स्तर का प्रदर्शन किया है। जयराम ने कहा कि भारत पहले ही इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को खो चुका है। किसी भी सरकार या प्रशासन को ऐसे मामलों पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। राहुल गांधी के साथ आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं इसका गवाह हूं। राहुल गांधी ने जैसे ही चलना शुरू किया, कुछ ही मिनटों में सुरक्षा चक्र का बाहरी घेरा जिसे जम्मू और कश्मीर पुलिस संभालती है ध्वस्त हो गया। उन्होंने आगे लिखा, हम जम्मू से कश्मीर में दाखिल ही हुए थे, हमें 11 किलोमीटर चलना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे रद्द करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चूक को लेकर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे और किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि सीआरपीएफ की 15 और जम्मू कश्मीर पुलिस की 10 कंपनी तैनात की गई थी। पुलिस ने कहा यह यात्रा को फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस द्वारा यात्रा रोके जाने के बाद पुलिस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों और प्रबंधकों ने यह नहीं बताया था कि बनिहाल से बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वो सब भीड़ के रूप में जमा थे। जम्मू और कश्मीर पुलिस के मुताबिक यात्रा रोके जाने के बारे में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई थी। बता दें, राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और इसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होना है। यात्रा बस अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस यात्रा के दौरान कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आज सुरक्षा चूक के आरोपों को बीजेपी ने राहुल गांधी के द्वारा हेडलाइंस बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी को अनर्गल आरोप लगाने की आदत पड़ गई है। भाटिया ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ जो दावे किए हैं वो सभी निराधार हैं। ये सिर्फ दिखाता है कि सस्ती और ओछी राजनीति की जा रही है। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा दिए जा रहे इस तरह के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये यात्रा सुर्खियों में बने रहने के लिए की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हुई थी और कश्मीर पुलिस द्वारा भी इसे रेखांकित किया गया है। भाजपा नेता ने कहा, हम जानते हैं कि उनके पास Z+ श्रेणी का कवर है। इसके तहत सुरक्षा एजेंसियों को अपेक्षित भीड़ के बारे में सूचित करने सहित कई नियम हैं। ये कांग्रेस नेता की ओर से लापरवाही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया। बता दें, 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा ने बहुत आक्रोश पैदा किया था। किसानों और विपक्ष ने भी इसको लेकर जमकर विरोध किया था और मंत्री टेनी के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन इस्तीफा तो नहीं लिया गया। फिलहाल मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन पोल के हवाले से कहा कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाविकास आघाड़ी कुल 48 सीटों में से 34 सीटें जीतकर शिंदे फडणवीस गठबंधन को हरा देगी। ये एक बहुत चौकस संख्या है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे यकीन है कि महाविकास आघाड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटें जीतेगा। बता दें, इससे पहले जब अगस्त में जनमत सर्वे हुआ था तब 30 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया था, जिसका मतलब है कि शिंदे के बीजेपी के साथ जाने के बाद से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हवा बदली है। यही नहीं, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची में भी एकनाथ शिंदे 8वें स्थान पर हैं। सर्वे के अनुसार केवल 2.2% लोग ही उनके पक्ष में हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ने सर्वे को निराधार बताया और कहा यह जमीनी भावना और राय को प्रतिबिंबित नहीं करता है। सीएम शिंदे ने कहा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम अगले लोकसभा चुनाव में सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण केवल कुछ लोगों से पूछताछ करके किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। महज कुछ लोगों के आधार पर किया गया सर्वेक्षण वास्तविक तस्वीर पेश नहीं कर सकता।
जदयू छोड़ने की चर्चाओं के बीच आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार खुद फैसले नहीं कर रहे हैं, वो डील हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही खुलासा करेंगे कि कैसे दूसरों की बातों पर वो काम कर रहे हैं और खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कुशवाहा ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और कहा कि जब कभी पार्टी कमजोर हुई तब मुझे बुलाया गया, जब 43 सीटों पर आ गए तब उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया। इसके साथ ही जेडीयू से अलग होने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में नीतीश कुमार को सीधा जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के कहने से पार्टी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी से अपना हिस्सा चाहिए। कुशवाहा ने यह भी कहा कि पार्टी में शामिल करते वक्त उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। कुशवाहा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं और मुख्यमंत्री ने भी उन बातों को बढ़ावा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री आज जिन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री पर निजी हमले किए थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपने कभी किसी राजनीतिक दल के भीतर होने वाली चर्चाओं पर बार बार बाहर बात करते देखा है? लोगों को पार्टी में मिलकर बात करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमारा इतना स्नेह है कि पार्टी से कोई चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली विश्वविद्यालय और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान हंगामा और प्रदर्शन हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स के पास प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया। आज शुक्रवार को दोपहर में दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन उससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस की बिजली सप्लाई काट दी। प्रशासन के इस फैसले के विरोध में छात्र अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखने लगे और आज़ादी के नारे लगाए गए। स्क्रीनिंग कर रहे छात्रों का आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा के 6ठे संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की, उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे बच्चों ने जब सवाल पूछा कि जब विपक्ष और मीडिया आपकी आलोचना करता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको टॉनिक के रूप में देखते हैं, इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा ये आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा मानना है आलोचना एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए शुद्ध यज्ञ है। हमारी कमियां कोई बताए तभी तो पता चलेगा। आलोचना अच्छी चीज है, लेकिन कुछ लोग आदतन आलोचना करते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि उनका इरादा कुछ और होता है। उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग मत खपाइए। पीएम मोदी ने कहा कि कभी कभी होता है कि आलोचना करने वाला कौन है ये महत्वपूर्ण होता है। जो अपना है वो कहता है तो आप उसे सकारात्मक लेते हैं, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो कहते हैं तो आपको गुस्सा आता है। आलोचना करने वाले आदतन आलोचना करते रहते हैं तो उसे एक बक्से में डाल दीजिए क्योंकि इनका इरादा कुछ और है। ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। गुजरात में मोरबी पुलिस ने शुक्रवार को हैंगिंग पुल हादसे के मामले में आरोप पत्र दायर किया। हादसे के करीब 3 महीने बाद दायर इस चार्जशीट में ओरेबा समूह के अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल को नामजद आरोपी बनाया गया है। वो गैर इरादतन हत्या के 10 आरोपियों में से एक हैं। 1262 पन्नों की चार्जशीट में उन्हें मुख्य आरोपी और फरार के रूप में नामित किया गया है। ओरेबा ग्रुप के प्रमोटर और अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल अक्टूबर में हुई घटना के बाद से लापता हैं। पिछले हफ्ते उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारे लगाए जाने के मामले में जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई और मामले में एक छात्र को निलंबित भी कर दिया गया है। बता दें, एएमयू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गणतंत्र दिवस पर कुछ छात्र एनसीसी की यूनिफॉर्म पहने थे और बाकी नारों के साथ उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए, जिसके बाद ये मुद्दा गर्मा गया। फिलहाल जांच कमेटी को 5 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अलीगढ़ के एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया और एएमयू प्रशासन से इस मामले में कानूनी कदम उठाने को कहा है। बीजेपी ने इसको गंभीर मामला बताया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पद छोड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिसके बाद कैप्टन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। आर्मी से सेवा मुक्त कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध बताए जाते हैं। हाल ही में उन्हें भाजपा की 83 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। बता दें, कैप्टन कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय कर दिया था।
भारत और न्यूजीलैंड आज 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच रांची में खेल रहे हैं। इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 177 रनों की चुनौती दी है। भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से डेरल मिचेल, डेवन कॉनवे ने अर्धशतक जड़कर इस स्कोर तक पहुंचने में अहम योगदान दिया। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट झटके और अर्शदीप सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। अर्शदीप के 20वें ओवर में 27 रन आए। उन्होंने 4 ओवर में 51 रन दिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।